नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और बेहद खास शो लेकर आए हैं जहां पर निवेश की तमाम बारीकी आपको बताएंगे ही बताएंगे। साथ ही 2023 में किस तरह के निवेश के ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं, कहां आपको अपना निवेश बढ़ाना चाहिए, कहां से कम करना चाहिए, कहां से निकल जाना चाहिए, इन सब मुद्दों पर बात होगी। लेकिन चलिए उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज ऑन द शो। 2023 में बाजार के उतार चढ़ाव में निवेश को लेकर निवेशकों की क्या हो रणनीति, पोर्टफोलियो में लार्ज मिड स्मॉल कैप फंड का चुनाव कैसे करें, कहां निवेश करना होगा फायदेमंद, ये सब जानेंगे आज। नए साल पर पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, पोस्ट ऑफिस स्कीम और फिक्स डिपॉजिट में निवेश की कैसे बनाए रणनीति, रिटर्न के लिहाज से स्मॉल सेविंग स्कीम में होगा कितना मुनाफा। बेटी की हाई स्टडी के लिए कैसे करें प्लानिंग, रिटायरमेंट के बाद खुशहाल जिंदगी की करें कैसे प्लानिंग, ये सब जानेंगे आज अपने एक्सपर्ट से। साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो कि निवेश या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ है तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे फिलहाल फ्लैश हो रहा है और 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। चलिए तो आज सबसे पहले यहाँ पर बात होने वाली है 2023 में बाज़ार में कहाँ पर किस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अक्सर हम यहाँ पर कहते हैं या जानते भी हैं कि आपको वेल डाइवर्सिफाइड अप्रोच अपने पोर्टफोलियो में अपनानी चाहिए, लेकिन कैसे इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए 2023 की तमाम अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए। त्रिदीप भट्टाचार्य, CIO इक्विटीज इडलवाइस म्यूचुअल फंड से हमने खास बातचीत की है। आइए बातचीत के अंश आपको दिखाते हैं। त्रिदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद खास चर्चा के लिए। और चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला सवाल मेरे ख्याल से हर कोई आपसे यही पूछ रहा होगा कि 2023 आप कैसे भांप रहे हैं, किस तरह से बाज़ार के उतार चढ़ाव और अनिश्चितता को आप समझ रहे हैं। मेरा सवाल थोड़ा सा इस लिहाज से भी होगा क्योंकि निवेशकों के मन में अब अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने का एक ख्याल आने लगा है। ऐसा नहीं है कि उनको अपने पोर्टफोलियो में मुनाफे को देखते हुए दिक्कत हो रही है, लेकिन वो मुनाफा घाटे में ना बदल जाए इसको लेकर सतर्कता बरत रहे हैं निवेशक। सो पोर्टफोलियो के लेवल के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ और 2023 में जो अनिश्चितताएं आपको लगता है कि होने वाली है उसको लेकर समझना चाहूँ तो क्या कहेंगे? पहली बात नमस्कार कविता जी, अपने बहुत पॉपुलर शो में मुझे इनवाइट करने के लिए और आपको और आपके सारे दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अगर आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे के इस क्वेश्चन का आंसर शुरू करूं तो वो ऐसा रहेगा कि अगर आप 2022 को देखें तो बाय एंड लार्ज हमारा ये मानना था शुरू से कि ये अंग्रेजी में जो कहावत है, इट टेल ऑफ टू हाफ जैसे बिहेव करेगी। फर्स्ट हाफ में वोलेटिलिटी स्ट्रोक डिक्लाइन देखने को मिलेगा और सेकंड हाफ में अच्छा खासा बढ़त देख सकते हैं। और मार्केट में हुआ भी कुछ ऐसा है। फर्स्ट हाफ में निफ्टी गिरा रफली अबाउट 16%, सेकंड हाफ में क्लोज टू 19-20% की बढ़त आई और इसलिए शायद निवेशक अभी प्रॉफिट में है और ये सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। ऐसे माहौल को ध्यान में रखते हुए जो मेरा रुझान है 2023 के लिए वो ऐसा है कि ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स का जो एनवायरनमेंट है वो कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए रिसेशनरी कंडीशंस बिफोर रिबाउंड, ये टैगलाइन का जो मेरे हिसाब से समराइज करती है बहुत अच्छी तरीके से कि इक्विटी मार्केट को कैसे देखना चाहिए। और थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि पिछले 6 महीने में सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में हमने करीबन दुनिया जहां में करीबन 500 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज देखा। ये मीनिंगफुल इंक्रीज है। पिछली बार ऐसा इंक्रीज हम लोग 20 से 30 साल पहले देखे। इसका इम्पैक्ट जो इकोनॉमी में है, वेदर यूएस में हो या यूरोप में हो या एशिया में हो, जहां पे भी हो, वो अभी तक पूरी तरीके से देखने को नहीं मिला है।
फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में उसका हम लोगों को ग्रोथ में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए पहले फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में उतर पुतर रहने की आसार है। सेकेंड हाफ ऑफ 2023 ऑनवर्ड्स अगर आप 2024 की तरफ रुक करें तो हमारे यहाँ पे इलेक्शन है। जनरली इलेक्शन के पहले हम प्री इलेक्शन रैली एक देखते हैं, तो उसके बाद का जो माहौल है वो पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए नियर टर्म से शुरू करके अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखने जाए तो मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट हाफ की जो वोलेटिलिटी है उसको इन्वेस्टर्स और निवेशक एक बाय ऑन डिप्स या फिर स्टैगर करके इन्वेस्ट करें, ताकि वो 2 से 3 साल के लिए वो सही समय पे इन्वेस्टेड हो सके। ये अप्रोच होना चाहिए इन्वेस्टर्स का। तो ऐसे में त्रिदीप, जब आपके निवेशकों की मैं बात करूं जो आपके फंड हाउस से जुड़े हुए हैं, जो आपकी फंड हाउस की स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी का जो मुनाफे का दारोमदार है, उनको कमाई करने का दारोमदार है, वो आपके ऊपर है, वो आपकी टीम के ऊपर है। तो किस किस तरह से आप रणनीतियां बना रहे हैं अपने फ्लैगशिप स्कीम्स के लिए और बाकी तमाम स्कीम्स के लिए? जब आपकी बैठकें होती हैं आपके फंड मैनेजर्स की टीम के साथ साथ, तो इन अनिश्चितताओं को जो आपने अभी हमें गिनाई है, उन्हें किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में तब्दील करते हैं, सेक्टर्स के लिहाज से या आउटलुक के लिहाज से? ये बहुत अच्छा सवाल। जैसे हम लोग भी न्यूज फ्लो और न्यूज मीडिया में देखते हैं कि रिसेशन आ सकता है, तो अगर हम नियर टर्म में कभी बहुत ज्यादा ध्यान करें तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होने का वो हो सकता है, कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन हम लोग उसको डाइवर्सिफाई करते हैं टाइम आर्बिट्राज की तरह से। इन अदर वर्ड्स, हम लोग थोड़ा मीडियम टर्म पे फोकस करते हैं। और अगर हम मीडियम टर्म को अगले 2-3 साल में इंडिया में देखें तो 3 या 4 ऐसे ड्राइवर हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि इंडिया स्पेसिफिक है और मेरे हिसाब से इंडिया के आउटपरफॉर्मेंस में हेल्प करे। और वो थीम ये है, पहली बात तो ये कि हम लोग ऐसा मानना है कि अगले 2 से 3 साल में इंडिया में एक कैपेक्स साइकिल देखने को मिलेगा जो पिछले 10 साल में कभी नहीं दिखा। इंडिया की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो करीबन 75% तक पहुंच गई है, जिसके आगे कॉर्पोरेट्स इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये मैन्युफैक्चर सेक्टर के लिए काफी बेहतर होता है। इसलिए हमारे फंड्स में इंडस्ट्रियल स्ट्रोक कैपिटल गुड्स में हम ओवरवेट है। दूसरा जो थीम मैं गिनाना चाहूंगा वो ये कि 4-5 साल की मंदी के बाद फाइनेंशियल सेक्टर में अभी काफी हद तक एसेट क्वालिटी ट्रबल्स जो है निकल गई हैं और कॉर्पोरेट्स का डीलेवरेजिंग भी हो गया है और थोड़ी सी लेंडिंग डिमांड आनी शुरू हो गई है, जो कि अभी आप लोगों को क्रेडिट ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। अगले 2 से 3 साल में लेंडिंग फाइनेंशियल्स एज ए सेक्टर ये हमारे हिसाब से बेहतर कर जाए, ये दूसरा थीम है जिसमें हम काफी हद तक पॉजिटिव हैं। और तीसरी थीम के बारे में जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि जो मतलब इंडिया स्पेसिफिक थीम्स है, जैसे इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस हुआ, ये मेरे हिसाब से अगले 5 से 10 साल की थीम है जिसमें रेलेवेंट कंपनीज काफी बेनिफिट कर सकती हैं। ये एक। दूसरा, चाइना प्लस वन अभी यूरोप प्लस वन में तब्दील हो गई है। काफी कंपनीज को यूरोप से ज्यादा आउटसोर्सिंग का मौका मिल रहा है। जो पहले केवल चाइना से डिरिस्किंग की बात सोच रहे थे, वो अब यूरोप से भी डिरिस्क करना चाहते हैं। ये 3-4 थीमों को मद्देनजर रखते हुए हम अपना सेक्टोरल एक्सपोजर डिफाइन करते हैं अपने फंड्स में, जो कि मीडियम टर्म आउटलुक का जिसमें ज्यादा ध्यान होता है एज अपोज टू फर्स्ट 6 मंथ्स। इससे स्टेबिलिटी भी बनी रहती है और जनरली स्टॉक्स को अपना गेन दिखाने में हेल्प भी हो जाता है। तो मैं इन्वेस्टर्स को भी यही रेकमेंड करूंगा कि ये थोड़ा सा मीडियम टर्म अप्रोच, पर्टिकुलरली अगर आप मिड कैप एज ए कैटेगरी में देखें तो रखना चाहिए टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। सुदीप, एक अहम सवाल जो मुझे आपसे पूछना है वो ये है कि अब बजट आने को है, ऐसे कौन से ऐलान है या ऐसे कौन सी रणनीति होगी जो बजट में आपको लगता है कि अनाउंस होना काफ़ी अहम हो सकती है? काफ़ी हद तक देखिए हम ग्लोबल ट्रिगर्स के दम पर चल रहे हैं, लेकिन बजट एक ऐसा मौका है, एक ऐसा इवेंट है जिस पर सबकी नज़र रहेगी। आपके मुताबिक क्या बजट अब की बार एक नॉन इवेंट होगा, या आपके मुताबिक बजट में अगर कुछ चुनिंदा घोषणाएं कर दी जाती हैं तो शायद हमारे बाज़ार को और इनफैक्ट हमारे DII और FII निवेश में हम उत्साह एक बार फिर से आता हुआ देखेंगे? मेरे हिसाब से बजट एक नियर टर्म ऐसा इवेंट है जिसमें मार्केट थोड़ा नर्वस होता है उसके इर्द गिर्द। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखें और इक्विटी मार्केट के चार्ट को देखें तो आपको ये समझना मुश्किल होगा कि बजट कब आया था, वो गया था। बट लेकिन फ्रॉम अ बजट पॉइंट ऑफ व्यू ये इलेक्शन के पहले लास्ट बजट होगा।
तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को जो दो बैलेंसिंग एक्ट है, वो एक फिस्कल प्रूडेंस जिसको हम कहते हैं वो, और दूसरी तरफ है ग्रोथ, ये दो को बैलेंस करते हुए चलना है। इससे पहले तक हमने देखा कि पहले 3 से 4 साल में ध्यान उनका फिस्कल प्रूडेंस की तरफ ज्यादा था, ग्रोथ की तरफ थोड़ा कम था। मेरे हिसाब से इस बजट में शायद ग्रोथ, पर्टिकुलरली रूरल ग्रोथ की तरफ शायद गवर्नमेंट का रुझान थोड़ा ज्यादा हो, और फिस्कल प्रूडेंस में हो सकता है फ्रॉम ए नियर टर्म स्टैंड पॉइंट थोड़ा सा लेटअप देखने को मिले। ये थोड़ा सा इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो भी पॉजिटिव होगा फ्रॉम ए मार्केट स्टैंड पॉइंट। सो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो तो मार्केट को ये पॉजिटिवली लेगी। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कैपिटल गेन्स टैक्स या ऐसा कुछ मार्केट्स में टैक्सेशन की अगर आप बात करें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने की बात आए तो वो शायद नेगेटिव हो। सो ये 3-4 चीजें हैं, उसमें मेरे ख्याल से ग्रोथ स्टिमुलस विल बी व्यूज पॉजिटिवली, और अगर टैक्स में अगर उन्होंने कुछ किया तो वो शायद नेगेटिव हो जाए। आई एम होपिंग दैट वी विल टर्न आउट टू बी अ पॉजिटिव साइड रादर देन ऑन द नेगेटिव। ऑलराइट, आपसे तो लगातार पूरे साल में अब बातचीत होती रहेगी, और किस तरह से रणनीतियां बदलने की ज़रूरत है इसके बारे में सलाह मशवरा हम आपसे करते ही रहेंगे। लेकिन जो आज एम्फी के नंबर्स आए हैं, मैं चाह रही थी कि उस पर हम थोड़ी सी बात कर लें, जहां पर भले ही मिले जुले नंबर्स आए हैं तमाम इक्विटी कैटेगरीज में निवेश के लिहाज से, लेकिन कुछ चुनिंदा कैटेगरीज जिनका मुझे जिक्र करना है आपसे। इंडेक्स फंड में आउटफ्लो हमने पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर ज़ोरदार निवेशकों का इंटरेस्ट आता हुआ देखा था, लेकिन जो आउटफ्लो का नंबर है ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है। अगर चौंकाने वाला नहीं है तो कम से कम इस सोच में आपको डाल देता है कि निवेशकों का ये रुझान अब किस तरफ बढ़ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस आउटफ्लो के नंबर को? बहुत अच्छा सवाल। तो इसमें मेरा मानना ये है कि अगर आप आज से 2-3 साल पहले जाएं, उस समय केवल कुछ ही स्टॉक जो है वो बेहतर कर रहे थे, क्योंकि इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, ग्रोथ नीचे आ रहा था, उसके बाद कोविड देखने को मिला। तो ऐसे माहौल में जब बहुत कम स्टॉक्स बेहतर करते हैं तब इंडेक्स फंड जनरली बेहतर करते हैं। पर जैसे जैसे इकोनॉमी की हालत सुधरती है, जो स्टॉक परफॉर्मेंस होता है वो ब्रॉड बेस्ड होता जाता है, और जब ब्रॉड बेस्ड होता जाता है तब एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन मायने रखता है, और ऐसे माहौल में जनरली एक्टिव फंड्स का आउट परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिलता है। और ऐसा ही एक्सपेक्टेशन है जो कि मेरे हिसाब से आपने जो डेटा देखा उसमें वो इन्वेस्टर्स ये दिखाते हैं कि ग्रेजुअली जैसे इकोनॉमी का आउटलुक इंप्रूव हो रहा है, वो थोड़ा एक्टिव फंड्स की तरफ ज्यादा ध्यान कर रहे हैं एज अपोज टू इंडेक्स फंड्स। सो ये मेरा मानना है फ्रॉम जो आपने डेटा पॉइंट फ्लैग ऑफ किया उसको। और साथ ही में जो मिड कैप और स्मॉल कैप में रिकॉर्ड निवेश आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो मोमेंटम है जो अभी तूल पकड़ा हुआ है पिछले कुछ महीनों से, ये कितना लंबा चलेगा? मेरे हिसाब से मिड कैप कैटेगरी को मैं तो ऐसे ये तरीके से देखता हूँ कि मिड कैप जो है दैट इज अ सक्सेसफुल स्मॉल कैप एंड एस्पायरिंग लार्ज कैप। इन अदर वर्ड्स, कोई भी अगर लिस्टेड इंडिया इंक को पकड़े तो उसका जो सबसे स्वीट स्पॉट होता है ग्रोथ और वैल्यूएशंस का, वो ये मिड फॉर स्मॉल कैप अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। पर ये हो गई इसकी पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी। नेगेटिव साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो इसको दोनों को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करने का पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर आप थोड़ा सा आउटलुक मीडियम ज्यादा रखें, 5 to 10 years का रखें, तो ये वोलेटिलिटी देखा गया है कि कम हो जाती है और रिटर्न्स भी बेहतर बनती हैं। जैसे हमारे खुद के फंड जो 15 साल पुराने हो गए हैं, उनका जो अगर रिटर्न्स के अगर देखें तो 18% है। हालांकि विद द डिस्क्लेमर कि फ्यूचर रिटर्न्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम पास्ट रिटर्न, बट ये काफी लंबे समय है एक तजुर्बा बनाने का कि कितने रिटर्न्स, कैसे रिटर्न्स बन सकते हैं मिड कैप कैटेगरी। सो कहने का मतलब ये है कि मिड कैप कैटेगरी अल्फा जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी स्वीट स्पॉट है मेरे हिसाब से। और जनरली ऐसा देखा गया है कि जब इन्वेस्टर्स का आउटलुक मीडियम टर्म में पॉजिटिव होता है तब इन सब कैटेगरीज में थोड़ा इन्फ्लो ज्यादा आता है। सो ये डेटा पॉइंट ये दर्शाता है कि इन जनरल इन्वेस्टर्स का आउटलुक टुवर्ड्स इंडियन इक्विटीज फ्रॉम अ मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट पॉजिटिव है, और लोग थोड़ा अल्फा बनाने की तरफ ध्यान ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, जब भी निवेशक अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तो वो रखते ही रखते हैं, लेकिन अब क्योंकि इतनी सारी आपके पास सुविधाएं हैं फंड्स की, इतनी तरह की कैटेगरीज के फंड हो गए हैं, तो एक सवाल जो कॉमनली हमसे पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो में लार्ज और मिड कैप को रखा जाए या केवल एक प्योर मिड कैप को रखा जाए, या दोनों को ही रख सकते हैं?
मेरे हिसाब से देखिए पोर्टफोलियो जो होता है बाय दिस वेरी नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो उनका अलग अलग काम होता है अगर ऐसे समझें। सो एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो होता है जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बने, मतलब हम बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहते हैं, एक सादा तौर पे रिटर्न चाहते हैं, तो उस कैटेगरी में लार्ज और लार्ज एंड मिड इस तरीके के फंड्स का जो है वो उस फंड में उस कैटेगरी में देखना चाहिए। लेकिन एक पार्ट होता है एसेट एलोकेशन में जहां हम अल्फा क्रिएशन करना चाहते हैं, जहां मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये बनाने के लिए थोड़ा सा आउटलुक लंबा रखना है और उस कैटेगरी में मिड कैप फंड या फोकस फंड या स्मॉल कैप फंड ये जैसे फंड्स हुए इनको डालना चाहिए। इन दोनों में प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए ये इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, वो तो शायद उनके एडवाइजर्स बेहतर बता पाए। बट इन दोनों का जो रोल है एक इन्वेस्टर के ओवरऑल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है और दोनों मेरे ख्याल में इन्वेस्टर के पास होना चाहिए। तो ऐसे में क्योंकि पैसिव इन्वेस्टमेंट का इतना बोलबाला है, तो क्या हमें एक पैसिव रूट अपनाना चाहिए मिड कैप कैटेगरी में, या आपको लगता है कि अभी भी क्योंकि हम कहते हैं कि अल्फा कमाने का मौका एक्टिव फंड्स में बरकरार है, कम से कम अगर हम भारत को कंसिडर करना चाहें तो क्यों ना एक एक्टिव मिड कैप को का चुनाव किया जाए और अपने पोर्टफोलियो में जो लंबी अवधि के निवेशक हैं कम से कम 5 से 7 साल अगर रहना चाहें तो एक एक्टिव मिड कैप फंड को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि कमा कर देने की क्षमता अभी भी एक्टिव फंड्स में और फंड मैनेजर्स में है। बिल्कुल सही पकड़ा। तो ओवरऑल 5 से 7 साल में के टाइम फ्रेम में एक्टिव फंड मैनेजमेंट का और एक्टिव मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में अल्फा जनरेशन का बहुत बेहतर स्टॉक है, बहुत बेहतर स्कोप है, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी भी हमारा देश अभी भी इमर्जिंग मार्केट से इवॉल्व हो रहा है, तो इसलिए मिड और स्मॉल कैप में उतनी लिक्विडिटी नहीं हो पाती है जितने कि हमको लार्ज कैप में देखने को मिलता है। इसलिए एक्टिव फंड मैनेजर्स और एक्टिव फंड्स इस कैटेगरी में थोड़ा और भी इस डायरेक्शन में मेहनत करते हैं और इस कैटेगरी में हेल्प करते हैं कि आप इलिक्विड काउंटर से कैसे बच के इन्वेस्टर्स को अल्फा जनरेट कर सकें। सो अल्फा एंड लिक्विडिटी ये दो कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में सडनली पर्टिकुलरली इंडिया जहां पर है वहां से एक्टिव फंड मैनेजमेंट का मुझे तो काफी अच्छा स्कोप दिखता है। तो पूरे पोर्टफोलियो में अगर किसी को रीबैलेंस करना हो या अपने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा सा रीशफल करना हो, एक तो चीज़ बहुत ज़रूरी हाईलाइट मैं करना चाहूँगी जो शायद आप बताएं हमें कि डेट में क्या अपना थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ा दें अभी। सो देखिए मैं इक्विटीज का डेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं ओवरऑल एक एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीजें आपके सामने रखता हूँ जो शायद उनको हेल्प करे। वो ये कि अभी फिलहाल जैसे हमने पिछले 6 महीने में देखा इन्फ्लेशन काफी जोर से बढ़ गया है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब डेट में एक इम्पैक्ट आता है उसका। आगे चल के शायद इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से अगले 5 से 10 साल इन्फ्लेशनरी होने वाले हैं। ऐसे माहौल में डेट तो शायद एसेट एलोकेशन के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, लेकिन जो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में 2 एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए, वो है इक्विटीज, क्योंकि इक्विटीज आर द बेस्ट इन्फ्लेशन हेज, और दूसरा है गोल्ड, जस्ट इन केस इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए जिसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, उस कैटेगरी में अगर हम चले जाएं तो गोल्ड बिकम्स अनदर इंपॉर्टेंट एसेट क्लास वेयर पीपल कुड होल्ड। सो मेरे हिसाब से इक्विटीज और गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। अगेन एज आई सेड अर्लियर, ये जो परसेंटेज एलोकेशन है ये आपके एडवाइजर के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होना चाहिए, बट इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में इक्विटीज और गोल्ड का जो एलोकेशन है वो मीनिंगफुल जरूर होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ सिद्दीप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों का उनके पोर्टफोलियो के लिए मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।